नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम टॉप 20 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो इनकी हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग, जो एक तो पेड़ पे पकते हैं, दूसरा जब उनको कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से कोई फ्रूट है उसको पकाया जाता है, तो उसके लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। ठीक है, नीचे कुछ पादप हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड है क्या। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बाइड है हमारे पास ये होता है CaC2। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, इसका मतलब इनमें से कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है जिससे कि फल पक जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अभी कि जो कैल्शियम कार्बाइड है हमारे पास वो वाटर से रिएक्शन करता है, जल से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। उसके बाद जो बनता है हमारे पास वो होता है C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो C2H2 है इसी का नाम होता है एसिटिलीन। ठीक है, ये एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही चीज पूछ रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो पहला ही ऑप्शन है हमारे पास एसिटिलीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि कैल्शियम कार्बाइड जल से विक्रिया करके एसिटिलीन बनाता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया हमारे पास एसिटिलीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है। ठीक है, मतलब जब दूध से दही हम जमाते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ, कौन सा अम्ल है इनमें से जो फॉर्मेशन होता है जिस कारण दूध दही में बदल जाता है। ठीक है, पहली चीज तो दही एसिडिक पदार्थ होता है और इसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूध से दही बनाने के दौरान बनता है कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो इनमें से जो अम्ल बनता है वो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उनके द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि दूध से दही बनाने के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है, बैक्टीरिया है, वो दही में हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है। अब ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये CNG की फुल फॉर्म है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये CNG की फुल फॉर्म है। CNG है ये हमारे पास फ्यूल के रूप में काम आती है। ठीक है, आदर्श ईंधन जिसको हम बोल सकते हैं आइडल फ्यूल, ये एक ईंधन है। ऑटोमोबाइल में, मतलब वाहनों में और घरेलू उपयोग में इसका उपयोग किया जा सकता है, अभी वर्तमान में किया जा रहा है। और अच्छा, सस्ता और हल्की जो है ये गैस है। ये क्वेश्चन है हमारा RS 2021 का, और इसमें पूछा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है। अब जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है इसमें हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है,
और उसमें भी जो सबसे मेन चीज है वो हमारे पास पाई जाती है CH4। CH4 को ही कहा जाता है मीथेन या मेथेन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है मीथेन, इसका आंसर आ गया मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, जो 4 स्टेटमेंट हमें दिए हैं इनमें से वो ट्रू हैं और उसके हिसाब से हमको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो पहली चीज, पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, गन्ने के रस को, ये किण्वित है, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। ठीक है, विनेगर इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग शुगर कैन जूस। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो बिल्कुल ये कथन ट्रू है कि कोई भी जो शर्करा युक्त पदार्थ है उसका किण्वन, ठीक है, या फर्मेंटेशन करने से वहां सिरके का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी शर्करा युक्त पदार्थ है। तो ये कथन बिल्कुल ट्रू है। दूसरे कथन की बात करते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। बिल्कुल सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ये कथन भी ट्रू है। तीसरा कथन है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। अभी बात करी हमने, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल है वो ये होता है। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल जो है हमारे पास वो ये होता है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये कथन फॉल्स है। जो सी है वो गलत है, हमारा जो कथन सी है वो गलत है। ए और बी कथन सही है। लास्ट कथन की बात करते हैं, सिरके का उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका परिरक्षण लंबे समय तक करते हैं, तो उसमें सिरके का उपयोग किया जाता है। ये कथन भी ट्रू है। तो अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि ट्रू जो स्टेटमेंट्स हैं वो है हमारे ए, बी एंड डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड है, ए, बी व डी वाला। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताम्र संदूषण, ठीक है, कॉपर कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पे सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जो ताम्र संदूषण होता है, अब यहां बात करते हैं पीतल की, पीतल के बर्तनों की। ठीक है, तो पीतल के जो बर्तन होते हैं, पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो इसमें कॉपर उपस्थित होता है और कॉपर जो है वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 और जल के साथ क्रिया करके CuCO3 जैसे यौगिक बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट जैसे यौगिक बना लेता है। ठीक है, उसी को ताम्र संदूषण कहा जाता है। कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पीतल के बर्तन है उनके ऊपर भी कई बार हरे, गहरे हरे या काले रंग की परत चढ़ जाती है। वो इसी के कारण होती है, कॉपर कंटामिनेशन के कारण। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब जिंक है, जिंक तो खुद इसमें मिली हुई है तो इसकी परत चढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी एक सक्रिय धातु है, ये भी वायुमंडल में उपस्थित गैसों और जल से क्रिया करके कुछ यौगिक बनाती है, तो उसके बाद ये संदूषित हो जाएगी। शीशे की परत भी नहीं चढ़ाई जाती, तो इसके ऊपर रांगा या टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जो टिन है उसका ये सिंबल होता है Sn, ये एक अक्रिय धातु है, आसानी से ये जल और वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ क्रिया नहीं कर पाती है। इस कारण उस पर रांगे की या टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कॉपर कंटामिनेशन से वो जो बर्तन है वो सुरक्षित रहे। पीतल का जो बर्तन है, कॉपर है, वो बाहर वायुमंडल में उपस्थित H2O और CO2 जैसी गैसों से क्रिया ना कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, रांगे की या टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैर सेल्यूलोजी रेशा या नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर होता क्या है।
तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है जिस रेशे में सेल्यूलोज उपस्थित नहीं हो या जो रेशा सेल्यूलोज से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, उसको हम कहेंगे गैर सेल्यूलोजी रेशा या नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर। तो अब हम इधर बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं। अब सीधी बात इसमें यह है कि भाई सेल्यूलोजिक रेशे होते कौन कौन से हैं। एक तो जो रेशे सीधे पादप से प्राप्त किए जाते हैं वो सेल्यूलोजी रेशे होते हैं, उनमें सेल्यूलोज पाया ही जाएगा। जैसे हम यहां देखते हैं जूट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी रेशे हैं जैसे रियोन है, लिनेन है, इन्हें सेल्यूलोज से बनाया जाता है। इनका जो फाइबर है वो तैयार होता है, बहुलक जो इनका पॉलीमर बनता है उसमें सेल्यूलोज का कोई ना कोई हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये जो है तीनों ये सेल्यूलोजिक फाइबर हैं, ठीक है। अब नायलॉन जो है एक अकेला ऐसा है इनमें से जो गैर सेल्यूलोजी है। इसके अलावा पॉलिएस्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास गैर सेल्यूलोजी रेशा ही होता है। इसके अलावा एक स्पेंडेक्स फाइबर होता है, वो भी नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर ही होता है। तो यहां जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा डी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। मतलब गोताखोर हैं, ठीक है, गोताखोर वो होते हैं जो गहरे समुद्र में जाते हैं, कोई भी चीज जैसे अंदर से कोई चीज निकालनी हो गहरे समुद्रों में और वो जाते हैं तो उनको गोताखोर बोलते हैं, ठीक है। तो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। अब पहली बात तो यह है कि भाई कोई गैस मिश्रित करने की जरूरत ही कहां पड़ रही है। तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस और पाई जाती है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। क्यों होती है कि जैसे कोई गोताखोर समुद्र में गया, गहराई में गया तो उसके ऊपर जल ऊपर से दाब लगाएगा, तो जो इसमें ऑक्सीजन है इसके साथ जो नाइट्रोजन है वो कंज्यूम करेगा कोई भी गोताखोर है। जो नाइट्रोजन है वो रक्त में घुलनशील होती है, ब्लड में सोल्यूबल होती है और ये रक्त में घुल जाती है, ठीक है। जलदाब जो प्रेशर पड़ता है उसके कारण ये रक्त में घुल जाती है। उसके बाद जैसे ही गोताखोर बाहर आएंगे समुद्र से तो ये जो नाइट्रोजन है N2 गैस है ये रक्त से बाहर निकलेगी। तो रक्त जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त नलिकाएं हैं, उनसे भी बाहर निकलेगी, तो इससे भयंकर दर्द होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऐसी गैस मिलानी चाहिए कि जो रक्त में नॉन सोल्यूबल हो, मतलब अविलेयशील हो और कोई नुकसान भी नहीं करे। तो इसके लिए जो हीलियम गैस है हमारे पास वो ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर में मिलाई जाती है, जिससे कि ये एक तो रक्त में अविलेयशील होती है, रक्त में घुलती नहीं है, दूसरी चीज ये हल्की होती है, ठीक है। इसलिए जो सिलेंडर तैयार किए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सर है वो भरा जाता है। तो इसका आंसर हो गया हीलियम हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा ये प्रतिशत मात्रा है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, ठीक है, आयतन में, मतलब लोवेस्ट परसेंटेज इन वॉल्यूम इन द एटमोस्फेयर। यार इस 2007 का प्रश्न है। तो अब हम बात करते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं और कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये लगभग 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये 21%, 21% ये वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद 1% जो गैसेज बचती है उनमें हम बात करते हैं 1% गैसेज में ऑर्गन, ठीक है, जो AR हमारे पास है वो पाई जाती है 0.9%। अब इनके अलावा
जो 0.01% बच गई, उसमें आ गई हमारे पास CO2 भी आ गई, जलवाष्प भी आ गई और अन्य गैसें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन 0.9% पाई जाती है, इससे कम CO2 और जलवाष्प पाई जाती है। तो अभी ऑप्शन हम ये देखेंगे कि CO2 या जलवाष्प तो नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी छोड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, 21% ये वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती। ऑर्गन 0.9% है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, वो 0.1% से भी कम है, क्योंकि 0.1% में अदर गैसेज भी हैं, जलवाष्प भी है और अन्य गैसें भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा, पहली बात तो होता क्या है, बेकिंग सोडा है जो खाने का सोडा होता है। ठीक है, उसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। खाने का सोडा मतलब जो खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, चाहे उनके स्वाद बढ़ाने के लिए या अन्य किसी पर्पज से, जब ये खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है तो इसको खाद्य सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास NaHCO3। ठीक है, तो अब ऑप्शन में हम ये फॉर्मूला देखेंगे, तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है NaHCO3। अब ऊपर वालों की बात करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नहीं होता है। ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। ये है ये धावन सोडा, जो धोने के काम आता है। ठीक है, कपड़े वगैरह धोने के या अन्य किसी जो भी कोई उपकरण है उनको धोने के काम आता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडे के नाम से जाना जाता है। और जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हमारे पास बेकिंग सोडा कहा जाता है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में किसका उपयोग पॉलीथीन संश्लेषण में किया जाता है? यार इस 2008 का प्रश्न है। ठीक है, ये RS 2008 का प्रश्न है। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन संश्लेषण में किया जाता है? तो अब बात करते हैं कि भाई पॉलीथीन का संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, पॉलीथीन का जो संश्लेषण होता है वो एथिलीन के बहुलकीकरण से होता है। अब इससे दो टाइप से निर्मित होता है। एक होता है लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी, एक निम्न घनत्व वाली, एक उच्च घनत्व वाली। तो इनके उत्प्रेरकों के आधार पे ये दोनों अलग अलग टाइप से बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हमें तो बात ये करनी है कि पॉलीथीन का संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया एथिलीन। ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। दूसरी चीज कि इसका जो बहुलकीकरण होता है, ठीक है, जो हम इसका बहुलकीकरण दो टाइप से होता है। एक तो उच्च दाब और उच्च ताप के द्वारा होता है, तो वहां बनती है निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। एक उत्प्रेरक होते हैं ठीक है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इसकी उपस्थिति में जो बनती है उसको हायर डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। ये इसके बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है और इसको बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, और ये हमारे पास है पॉलीथीन।
तो इसका जब पोलीमराइजेशन होगा, बहुलकीकरण होगा, तो पॉलीथीन बनती है। तो इसका आंसर हो गया एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शुष्क बर्फ है, ठीक है, ड्राई आइस इज। तो जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, ठीक है, ये वायुमंडल में गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। इसको अगर हम ठोस रूप में बदल दें तो उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, CO2 को। और ये जो काम में किसमें ली जाती है ये चीज, जो ड्राई आइस है, ये कृत्रिम रूप से जो कोहरे टाइप बनाते हैं, ठीक है, बादल टाइप बनाते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, ठीक है। ऑर्गेनिक अम्ल का मतलब होता है जो जीवों के शरीर में संश्लेषित हो सके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का मतलब जो जीवों के शरीर में संश्लेषित हो सके, सजीवों की बॉडी में जिसको सिंथेसिस जिसका होता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक अम्ल, ठीक है। तो अब निम्न में से कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब जब सामान्य शब्दों में कहें तो कोई अम्ल अगर शरीर में कोई भी सजीव है उसकी बॉडी में अगर उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो फास्फोरिक अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां कार्बन नहीं है, ठीक है। इसको कार्बनिक अम्ल भी हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक को। सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ठीक है, और ये होता है H3PO4। और जो सिट्रिक अम्ल है ये होता है, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये चीजें पाई जाती है, ठीक है। प्लस ये नींबू टमाटर जैसे सब्जियों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो सजीवों से भी ये प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया ए, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, यार इस 2007 का प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, ठीक है। जो हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। इसका कई जगह उपयोग में उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है, जैसे इमारत निर्माण वगैरह में। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और एक चीज हमारे पास होती है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये चीज जो है हमारे पास, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ये है हमारे पास जिप्सम का, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो जिप्सम है उसका फॉर्मूला है, उसमें .2H2O आते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट जो है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है, वो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। तो यहां हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट वगैरह दे नहीं रखा कुछ, तो जो कैल्शियम सल्फेट है वो ही रासायनिक रूप है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पेट्रोल में होता है, अब जो देखो पेट्रोल है वो भी हमारे पास एक फ्यूल है, ठीक है। और फ्यूल है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें देता है। तो एक दूसरी चीज, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन हम ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो पहला है कार्बन प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बोला जाता है प्राणवायु, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में है हाइड्रोजन प्राणवायु, ये भी गलत हो गया।
तीसरा नाइट्रोजन, ये बिल्कुल नहीं पाई जाती, ना ही ये ऑक्सीजन पाई जाती है। चौथा ऑप्शन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमें दे रखा है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? ठीक है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब परमाणुीय नाभिक क्या होता है? ये हमारे पास, हम परमाणु की स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा सेंटर में जो है, ये होता है नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्वेश्चन यही हमसे पूछ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो बाहर जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये जो कक्षाएं हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगा रहे होते हैं। नाभिक में हमारे पास पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई नाभिक की खोज किसने करी? ठीक है, तो जो नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया था, वो बताया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। आरएस 2008 का प्रश्न है। तो जो मोती है वो कठोर होता है। ठीक है, और जो मोती बना होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, जो कोई भी मोती है वो होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं? तो जो तत्व है वो अभी तक लगभग 106 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के तत्व अभी तक पाए जाते हैं, तो वो आंसर आ जाएगा इसका डी, 100 टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? अब आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, जिस आवर्त सारणी को अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें अभी वर्तमान में तत्वों की व्यवस्था के बारे में जिस आवर्त सारणी में बताया गया है, तो इसके बारे में प्रतिपादन किसने किया, मतलब किसने आधुनिक आवर्त सारणी बना के हमको दी? तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा मोजले। ठीक है, अगर यहां क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी या पुरातन आवर्त सारणी वो किसने बनाई, तो उसका आंसर आ जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ जो है, उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी और आवर्त नियम दिया था जो परमाणु भार आधारित था। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम है वो हमारे पास परमाणु क्रमांक पर आधारित नियम है। ठीक है, डोबेराइनर है, इन्होंने त्रिक बताए थे, तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया था। ठीक है, और उसमें बताया था कि जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये डोबेराइनर के त्रिक थे। ठीक है, इन्होंने आवर्त सारणी दी थी या पुरातन आवर्त सारणी। और जो हेनरी मोजले हैं वो इन्हीं के शिष्य थे, उन्होंने आवर्त सारणी को रूपांतरित करके आधुनिक आवर्त सारणी का रूप दिया। थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी कैथोड रे ट्यूब से और एक परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो किया है वो किया है मोजले ने। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी निम्न, आधुनिक आवर्त नियम निम्न में से किस पे आधारित है? ठीक है, अभी हमने बात करी कि परमाणु क्रमांक पर आधुनिक आवर्त नियम आधारित है। क्या है आधुनिक आवर्त नियम? कि किसी भी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है,
मतलब आवर्ती फलन का मतलब है परमाणु क्रमांक के हिसाब से एक निश्चित टाइम बाद दोबारा रिपीट होंगे सेम। कोई जैसे दो तत्व हैं, जैसे हम अभी बात करते हैं, पहले अगर हम वर्ग की बात करें तो वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, तो ये है, ये सेकंड आवर्त में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में और ये सिक्स्थ आवर्त में। ठीक है, तो ये जो है इनको इनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। जैसे ये 3 नंबर पे है, ये 11 पे है। ठीक है, तो इनके सभी के गुण समान है और 3 से 11 पे आए। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। ठीक है, अब जर्मन सिल्वर की बात करते हैं कि ये क्या है। तो जो जर्मन सिल्वर है ये ओरिजिनल जो चांदी या सिल्वर है वो नहीं होता है। ठीक है, ये होता है कॉपर, निकेल और जिंक, इन तीनों की एक मिश्र धातु होती है जिसमें कॉपर 60% होता है, निकेल 20% होता है और जिंक भी 20% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, तो इन तीनों को छोड़ के जो ऑप्शन में दे रखा है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाएगा। तो कॉपर है वो 60% है, निकेल है वो 20%, सिल्वर है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। जिंक है वो भी 20% पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये केमिस्ट्री के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।